अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर बाबर और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान्स की एक आइडियल प्लेइंग 11 के लिए जो उनको एक बार फिर से टाइटल जितवा सकती है बेस्ड ऑन प्लेयर्स अवेलेबिलिटी फॉर द फर्स्ट गेम। ये याद रखिएगा कि जितनी भी हम प्लेइंग 11 बना रहे हैं दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन प्लेयर्स अवेलेबिलिटी फॉर द फर्स्ट गेम। तो हमेशा की तरह सयाल भाई और यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्लेइंग 11 के ऊपर हम बात करते हैं। यासिर भाई हमें अमेरिका की सैरें भी साथ में करा रहे हैं। तो ओपनर इनके वही हैं ट्रेडिशनल, हमारे साथ शान मसूद और मोहम्मद रिजवान। जी ओवर टू यू सयाल भाई, जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि क्या इनका टीम कॉम्बिनेशन है, किस टेम्पलेट के ऊपर ये क्रिकेट खेलते हैं और क्यों ये शान मसूद और मोहम्मद रिजवान के साथ ही ओपनिंग करते हैं। आई थिंक थैंक यू जहांगीर भाई। आई थिंक शान मसूद और रिजवान ने हमेशा ओपनिंग की है इन रिसेंट पास्ट के अंदर मुल्तान में, और बहुत ही एक लीथल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। आर्ग्यूबली द बेस्ट इन ऑल द पीएसएल। जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट दिए हुए हैं और जिस तरीके से एक्सेलरेट भी करते हैं व्हेन दे कैन सेट द प्लेटफॉर्म, इस टीम के अंदर इनका रोल वही होगा कि मेक श्योर के पावर प्ले इज रीजनेबली वेल, और फिर उसके बाद इनका जो मिडल ऑर्डर है वो तो आई थिंक मे बी द बेस्ट इन पीएसएल हम कह सकते हैं आर्ग्यूबली। और अगर अगर ये अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हो जाते हैं और इनका कोई भी विकेट कम से कम ये लोग लूज करते हैं अगर पावर प्ले के अंदर, तो फिर जिस तरीके का मिडल ऑर्डर, देन द फायरवर्क्स विल कम एक्चुअली। सो फॉर मी, they just have to make sure that they play reasonably good cricket, and these guys are very very smart, they're very quick between the wickets। और रिजवान के बारे में तो आप जानते हैं कि मेरे क्या ख्याल है उनके लिए। आई रियली रेट हिम रियली रियली हाई, एंड ही इज वन वर्सेटाइल प्लेयर जो कि कभी भी गियर्स जो है वो स्विच कर लेते हैं। तो फॉर मी, जस्ट मेक श्योर यू गो स्टेडी, and this open combination is as good as anybody in that role। जी, बिल्कुल, मैं एक चीज़ छोटी-सी ऐड करूँगा। जैसे सैल भाई आपने भी मेंशन किया ना कि इन दोनों की सबसे अच्छी चीज़ जो ये है ना, कुछ लोग शायद एग्री नहीं करते होंगे कि थोड़ा-सा वो बाबर और रिज़वान का जो पाकिस्तान के लिए कॉम्बिनेशन बनता है, वैसे इनका भी होता है। लेकिन सबसे अच्छी इनकी चीज़ ये है ना कि केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है इन दोनों की, और ये दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी करते हैं, जब भी साथ इकट्ठे खेलते हैं ना, तो अपने रोल्स भी इनके ये स्विच अराउंड कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही पावर प्ले फिनिश होगा ना, तो इनका होता है कि शान मसूद टोटली अटैक के ऊपर चला जाएगा और सिर्फ रिजवान ही एंकर करेगा। तो इनकी प्लान्स जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह से सॉर्टेड आउट हो चुके होते हैं, और अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की ही बड़ी शानदार है आपस में। और इनको पता है कि हमने किस स्टेज के ऊपर जाके किस तरह से अपने गेम्स को शिफ्ट करना है और किसका किस स्टेज के ऊपर आके क्या रोल होने वाला है इन दैट पर्टिकुलर मैच। तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है इन दोनों की। तो आगे बढ़ते हैं जी, आगे हैं हमारे द लेजेंड ऑफ पीएसएल। हम पिछले दिनों में बेसिकली स्पेस में बात कर रहे थे कि अगर कहीं कभी पीएसएल का हॉल ऑफ फेम बनेगा, तो उसमें पहले कुछ प्लेयर्स कौन से आएँगे? तो कामरान अकमल के साथ जो दूसरा नाम सबने जिसके ऊपर एग्री किया था, वो थे हमारे रायली रोसो। पहले कोटा के लिए खेले थे, मुल्तान के लिए खेल रहे हैं। ही इज़ लेफ्ट हैंडर, आइडियल बैट्समैन टू बैट इन एनी टी20 टीम। तो यासिर भाई बताइए थोड़ा-सा रायली रोसो की क्रेडेंशियल्स क्या हैं और कितने इम्पोर्टेंट होंगे एक बार फिर से वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए? डेफिनेटली अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई और सैल भाई। रायली रोसो यार बीस्ट ऑफ अ प्लेयर अगर आप पीएसएल को देखते हैं। और जिस तरह आप अभी बता रहे हैं, खैर आप कामरान अकमल की आपने एग्जांपल दी है, तो मेरे ख्याल से उनको चीफ सिलेक्टर भी बना देना चाहिए रायली रूसो को उनके साथ पाकिस्तानी टीम का ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन यार ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, और जिस तरीके से अभी टी20 वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस थी और फॉर्म थी, और उसके अलावा पीएसएल में वो हमेशा बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे हैं। तो आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत देर से लिंक्ड है पीएसएल के साथ, तो मेरे ख्याल से इज वेरी लॉयल टू दिस फ्रेंच टू पाकिस्तान सुपर लीग। तो अगेन आई एम अ वेरी बिग फैन, और रायली रूसो ऐसा प्लेयर है जो मतलब जो स्टार्ट से ही जाके आप पे अटैक स्टार्ट करता है, और आई मीन ही नेवर स्टॉप्स। तो अगर आप उसको आउट नहीं करते तो दैट्स बेसिकली गेम ओवर फॉर यू। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, आगे हमने 4 के ऊपर रखा है डेविड मिलर को, क्योंकि टिम डेविड इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ द सीज़न। और जैसे हमने पहले कहा कि स्टार्टिंग 11 वही है जो पहले मैच के लिए अवेलेबल प्लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, तो उसमें सीधे आते हैं डेविड मिलर। यार डेविड मिलर के बारे में क्या कहेंगे, नाम ही काफ़ी है। सयाल भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? मिलर के आने से तो ये है कि वो आपकी पीएसएल को 4 चाँद लगाएगा। वो मुल्तान सुल्तान को नहीं लगाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड है डेविड मिलर भी टी20 क्रिकेट की। तो क्या कहेंगे आप, कितना इम्पोर्टेंट होगा डेविड मिलर का रोल इन एब्सेंस ऑफ टिम डेविड?
क्या कहें किलर मिलर के बारे में, जिस तरीके से इन्होंने लास्ट 2 साल के अंदर डिफरेंट लीग्स के अंदर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म किया है, ही इज़ रिजुवेनेटेड हिमसेल्फ। और जिस तरीके से इन्होंने, ही इज़ बिकमिंग बेसिकली द बेस्ट फिनिशर इन द गेम आर्गुएबली in all of cricket. So yes, he's as good as anybody. He's got the power. He can play the spinners. He can rotate if need be. He can actually play pace bowling really, really well. He can attack the spinners. So he's a complete player for me. And yeah, पावर भी जो है वो बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो सो या ही इज़ एज़ गुड एज़ एनीबॉडी एज़ आई सेड। और फिर उनके साथ कायरन पोलार्ड भी हैं, जो कि एक हाउसहोल्ड नेम रह चुके हैं लास्ट 15 साल से टी20 क्रिकेट के अंदर, या 10 साल से, जितने साल से भी वो खेल रहे हैं। आईपीएल के अंदर भी वो हाउसहोल्ड नेम है, और फिर वेस्ट इंडीज़ को भी उन्होंने कैरी किया हुआ है सालों से। सो या क्या कायरन पोलार्ड, डेविड मिलर, ये और रायली रूसो का जो ये जो कह सकते हैं हम कि जो ये थ्रीसम कह सकते हैं इसको, वो इज मे बी बेस्ट इन पीएसएल। और if somebody needs to get in, make inroads with Multan Sultan, they need to make sure that this middle order doesn't fire that they can। और उसका यही है कि पहले आप विकेट लें और इनको अर्ली लेकर आए विकेट क्रीज के ऊपर, ताकि आप इन प्रेशर डाल सकें। लेकिन बिकॉज इफ यू कैन नॉट पिक अप द विकेट्स, देन दे विल डेफिनेटली गेट यू। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। ये कारण पोलार्ड जो है ना, एक तो वो थ्रू आउट द सीजन अवेलेबल होने वाले हैं, तो इनके आइडियल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इन्होंने भी बड़ी स्मार्ट पिक की थी सप्लीमेंट्री में कैरन पोलार्ड की, कि टिम डेविड अवेलेबल नहीं होंगे। जब टिम डेविड एक्चुअली अवेलेबल हो जाएंगे ना, तो फिर डेविड मिलर चले जाएंगे, तो वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट इनका हो जाएगा, और कैरन पोलार्ड बेसिकली सारे गेम्स खेल सकते हैं। अगले प्लेयर है हमारे खुशदिल शाह। जितने मर्जी पाकिस्तान के लिए वो ना अच्छा करें, उसको जैसे मर्जी उल्टे सीधे हम नारे लगाते रहे ग्राउंड में, लेकिन जब मुल्तान की शर्ट वो पहन के ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैच विनर विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल। उनकी बॉलिंग भी पीएसएल में बड़ी शानदार रहती है, रिजवान उनको यूटिलाइज बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, और जितनी खूबसूरती के साथ ये गेम्स को फिनिश करते हैं ना विद द बैट इन पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशली, तो वो एक इनसेन किस्म के प्लेयर बन जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हारिस रऊफ की तो वो पिटाई करते ही करते हैं यार। लाहौर कलंदर के अगेंस्ट तो उन्होंने ठेका ले रखा है कि एक गेम तो मैं खेलूंगा जिसमें हारिस रऊफ मेरे हत्थे चढ़ेगा और मैं उसकी पिटाई करूंगा। तो ये ऐसे प्लेयर हैं खुशदिल शाह। जैसे आपने कहा सयाल भाई के मिडल ऑर्डर के 3 रायले रूसो, डेविड मिलर और कायरन पोलार्ड के बाद अगर आपके पास खुशदिल शाह भी आ रहा हो, तो फिर आपका इससे बेहतर मिडल ऑर्डर हो नहीं सकता है, फायर पावर से भरपूर। तो ये है जी हमारे खुशदिल शाह। यासिर भाई आप जरा बताइए, अमाद बट है हमारे पास आगे। अमाद बट की पोजीशन के ऊपर ये है कि आपके पास अनवर अली भी हैं। ये बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं दोनों ही। मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने क्यों अमाद बट को बैक किया है, जस्ट बिकॉज इज अ बिट ऑफ बेटर बॉलर देन अनवर अली एट द मोमेंट। हालांकि इनकी भी पिटाई लग जाती है कई बार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनवर अली से ये अभी भी बेहतर बॉलर हैं, और बैटिंग तकरीबन सिमिलर ही है इन दोनों की। तो बॉलिंग का एज क्योंकि इनको है, इसलिए मैंने इनको बैक किया है। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी चाहता है कि अनवर अली इस टीम में आगे खेले रमाद बेट की जगह के ऊपर, तो मुझे कोई इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ही इज ए क्वालिटी प्लेयर एज वेल। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक अमाद बट की जगह बनती है इस 11 के साथ। अगेन अनवर अली जो है वो भी अच्छा हिटर है, लेकिन अगेन बॉलिंग का एडवांटेज जो है वो अमाद बट का है। तो मेरे ख्याल से तो अमाद बट जो है वो ही डिजर्व करता है, और उसने अभी रिसेंटली काफी एक दो परफॉर्मेंसेस बैट के साथ बहुत अच्छी दी हैं, काफी एग्रेसिव इनिंग्स भी खेली हैं उसने। मेरे ख्याल से इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए उनके शुरू के मैचेस के अंदर तो अमाद बट जो है वो उसी की जगह बनती है। फिर आगे उसके बाद अगर नेक्स्ट इमर्जिंग के अंदर बात कर लें, तो इनके पास अब्बास अफरीदी है और दूसरा बंदा एहसानुल्लाह है, बिलीव इनके साथ जहांगीर भाई, जी राइट? जी बिल्कुल, एहसानुल्लाह इज द सेकंड इमर्जिंग प्लेयर। हाँ जी, तो बस उस कॉम्बिनेशन में अगेन अब्बास अफरीदी जो है इज अ वेरी गुड प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर। तो मेरे ख्याल से कि अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह में अगर करें तो इन्हीं की जगह बनती है इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर। अच्छा, उसमें ये थोड़ा सा इसलिए इसको हमने बैक किया है, एहसानुल्लाह इज अ बेटर बॉलर देन अब्बास अफरीदी एक्चुअली। लेकिन अब्बास का ये है कि ही इज एन ऑलराउंडर, इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो क्योंकि इनकी 7 के ऊपर आके बैटिंग खत्म हो जाती है, तो बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए हमने अब्बास को बैक किया है कि एक नंबर 8 के ऊपर अगर आपकी ऊपर से मिडिल ऑर्डर कहीं पे आउट होता है, तो फिर आपके पास 8 के ऊपर भी एक ऐसा प्लेयर होगा, एंड 9 के ऊपर भी उसामा मीर जैसा प्लेयर होगा, जो कि फिर थोड़ी सी फायर पावर आपको दे देगा। तो इसलिए हमने बैक किया है अब्बास अफरीदी को। लेकिन अगर एहसानुल्लाह भी इनकी जगह के ऊपर खेलते हैं, तो ही इज अनदर क्वालिटी
प्रोस्पेक्ट जो कि पिछले सीजन में भी खेले थे, अच्छी बॉलिंग भी इन्होंने की थी, अभी पाकिस्तान के स्क्वाड में भी आ गए थे, वनडे कप उनका अच्छा गया था, तो उसके बाद तो वो भी अच्छे एक बॉलर हैं, हिट द डेक काइंड ऑफ फास्ट बॉलर है, बाउंस उनको अच्छा मिलता है। लेकिन बिकॉज़ ऑफ द बैटिंग एज दैट अब्बास अफरीदी हैज़, इसलिए हमने अब्बास अफरीदी को बैक किया है। आगे हैं जी उसामा मीर, सियाल भाई आपकी तरफ आते हैं, आप बहुत बड़े फैन बन गए हैं उसामा मीर के जल्दी से, तो बताइए कितना इम्पोर्टेंट है उसामा मीर के लिए? क्योंकि अब आदिल राशिद अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसामा मीर पूरी की पूरी 10 गेमें और उसके बाद प्लेऑफ्स भी की सारी गेम इनको खेलने को मिलने वाली है। जी, आई थिंक इन्होंने न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया था। हमने देखा था जिस तरीके से उन्होंने केन विलियमसन को वो जो बॉल किया था, दैट वाज़ लाइक अ ड्रीम बॉल फॉर हिम। और ही इज़ अ टॉल लेग स्पिनर एज़ आई हैव ऑलवेज़ सेड। और फिर जिस तरह का बाउंस इनको मिलता है, दैट रियली मेक्स हिम इवन मोर लीथल। तो अगर और फिर ये अपनी लेग स्पिनर पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, गूगली को ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करते हैं, यूजेस एज़ अ सरप्राइज़ पैकेज। तो आई रियली लाइक हिम, ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। ही जस्ट नीड्स टू मेक श्योर दैट his consistency is there, which is better than a lot of leg spinners in Pakistan. So consistency, or the combination of his height and the bounce that he gets, I think can make a world of difference for him. और जिस तरीके से आपने कहा कि ये पूरा PSL अवेलेबल होंगे, तो he's got a great opportunity to play all the matches और be a key bowler actually in the side. तो yeah, I'm looking forward to watching him play. यासिर भाई, शानवाज़ अफ़गानी इज़ द नेक्स्ट प्लेयर। तीसरा सीज़न इनका होने वाला है, पाकिस्तान सुपर लीग से ही इनकी इमर्जेंस हुई थी। पहले ही सीज़न में लीडिंग विकेट अगर आई थिंक बन गए थे। बड़ा अच्छा सीज़न गया था, इस मुल्तान सुल्तान जीत भी गए थे। पिछला सीज़न थोड़ा-सा ऑन एंड ऑफ रहा था, थोड़े से कई बार महँगे भी साबित हो सकते हैं, लेकिन ही इज़ अ विकेट टेकर और शानवाज़ दानी इस बॉलिंग लाइनअप का लीडर इनको बनना पड़ेगा, क्योंकि इनका तीसरा सीज़न है इन अ रो। अब वो हनीमून पीरियड इनका गुज़र चुका है, तो किस तरह से आप देखेंगे शानवाज़ दानी को एज़ ए बॉलिंग प्रोस्पेक्ट? क्योंकि इस बॉलिंग लाइनअप में सबसे सीनियर अगर आपको कोई बॉलर लगता है, तो वो शानवाज़ दानी ही है। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और जिस तरह उन्होंने 2 पिछले 2 सीज़न में अपने आप को प्रूव किया है थोड़े-से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं और रिसेंटली भी काफ़ी थोड़ी मार-शार उनको ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट इज़ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन और रिज़वान जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं एज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर और जिस तरह आपकी बात सही है कि आई थिंक गिवन द एक्सपीरियंस मुल्तान सुल्तान हैज़ इन देयर बॉलिंग लाइनअप तो इनको जो है अटैक को लीड करना पड़ेगा। तो हैविंग सेड दैट आई थिंक गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर हिम आल्सो इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली थी उनको वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसके बाद आई थिंक अब थोड़ा-सा अच्छा उनके पास एक है अपने आप को शाइन करने के लिए और अपनी फ़ॉर्म को वापस लाने के लिए। बट आई थिंक मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा हाइली डिपेंडेबल होंगे ये। अगर उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होती है तो ही विल कैरी मुल्तान सुल्तान विद हिम बेसिकली। जी, वेरी वेल सेड यासिर भाई। अगले हमारे और आखिरी प्लेयर हैं जी, जो हमने रखे हैं, वो है जॉश लिटल। जॉश लिटल बेसिकली अब तो स्पेसेस में और सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आयरलैंड के ये बॉलर हैं, वर्ल्ड कप इनका अच्छा गया था। इनको भी हाईली रेट किया जाता है। नए बॉल के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली इनको वाइल्ड कार्ड यूज़ करके प्लैटिनम में इन्होंने पिक किया था, तो अगर प्लैटिनम का प्लेयर आपके पास अवेलेबल है, जिसको आपने इतना बैक किया है, तो फिर सीधा प्लेइंग 11 में आता है। तो शाहनवाज़ दानी के साथ जॉश लिटल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी आते ही एक बड़ी लीग में। देखेंगे कि इनका ये सीज़न कहाँ जाए, किस तरह से जाता है, तो जब तक हम इनको PSL में खेलते हुए नहीं देखेंगे, हम नहीं बात कर सकते हैं कि ये कैसा करते हैं। उम्मीद है, दुआ है कि मुल्तान सुल्तान की टीम अपने पोटेंशियल के ऊपर अच्छा खेले ताकि हमें एक बेहतर PSL देखने को मिले। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और अगर आपकी प्लेइंग 11 हमारी प्लेइंग 11 से डिफरेंट है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो ये तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।